Welcome again friends to your YouTube channel The Yodos. Today we'll be starting with the one short video of the inheritance and variation. इसकी जो शॉर्ट में एक एक टॉपिक से मीन्स जैसे वन शॉट में द एक्सपेक्टेशन इज दैट कि एक ही बार में मैक्सिमम टॉपिक एक साथ हो जाए प्रॉपर्ली. इट शुड बी टेकन एज लास्ट मिनट रिवीजन और एज ऑल्सो यू कैन टेक एज अ ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट. बट इसके डिटेल्ड वर्जन में एक बाइफर्केशन करके जो टॉपिक्स है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो यू कैन जस्ट व्यू द थिंग्स. सो विदाउट वेस्टिंग मच काइंड ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. सो एज एवरीवन अंडरस्टैंड्स हियर कि यहाँ पे दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं जब मैं वर्ड बोलता हूँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो यहाँ पे यू कैन सी टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस एंड द सेकंड वन इज वेरिएशन. जब मैं इनहेरिटेंस बोलता हूँ तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है. नॉर्मली हम जब ये बात करते हैं कि पेरेंट से बच्चे के पास डीएनए जाता है. डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल दैट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, तो वाया द जीन्स हम लोग ये बोलते हैं. सो ये इनहेरिटेंस का मतलब ये जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनन है, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस. जहां से पेरेंट से बच्चों की तरफ यू आर गेटिंग द जेनेटिक मटेरियल, तो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी से इनहेरिटेंस. और उसकी जो स्टडी होती है ना, वो आपका आता है हेरिडिटी में. नॉर्मली जैसे एज यू कैन सी इन द स्लाइड इट हैज बीन टोल्ड हियर दैट द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस. और ये जिस बिग अम्ब्रेला में आता है, ऑब्वियसली लाइफ साइंस के अम्ब्रेला में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि वेरिएशन, व्हाई वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट. सो वेरिएशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ वेरिएशन. आपको वेरिएशन हमेशा कहाँ मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे बेसिकली सर्वाइव, है ना. सो वेरिएशंस होते क्या है, तो वेरिएशंस आर नथिंग बट दे आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स एंड आल्सो अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, हमारे बीइंग ह्यूमंस हमारे अंदर भी वेरिएशंस मिलते हैं. और ये वेरिएशन जो होते हैं ना, वो किसके रिस्पेक्ट में आते हैं, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. इट इज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट. उसके हिसाब से क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है वेरिएशन अपने अंदर लाता है. सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स क्या है, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी का जो डील करता है विद द हेरिडिटी एज वेल एज द वेरिएशन. अब ये जो मैकेनिज्म था, राइट, ये जो जेनेटिक्स का, ये एक बहुत ही सीधी सी बात है. जब फर्स्ट टाइम इसकी जब स्टडी हुई थी, राइट, हु वाज द पर्सन बिहाइंड इट, ही वाज ग्रेगर जोहान मेंडल. So the mechanism of the inheritance was successfully investigated before the chromosomes, because chromosomes and DNA का जो ये जो थिंग है, ये कब आया, इन 1930s में, 1928 से जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमको पता है, जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, इसके बाद के चैप्टर में, तभी डीएनए क्या है, कैसा है, बराबर इसके बारे में, कौन जेनेटिक मटेरियल है, वो सब बातें चालू हुई. लेकिन उसके पहले ही एक पर्सन था, राइट, जिसने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बताई थी. एंड बेसिकली ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द जेनेटिक्स. ही इज नो वन अदर देन ग्रेगोर जोहान मेंडल. सो कहने का मतलब यहाँ पे कि जो इनहेरिटेंस, ऐसा लेसन लगना नहीं चाहिए कि अच्छा क्रोमोसोम्स डिस्कवर हुए, डीएनए हुए, जेनेटिक मटेरियल पता चला, उसके बाद जेनेटिक्स. नहीं, ये ऑलमोस्ट बहुत पहले आ गया था, इनके डिस्कवरी के पहले. दैट मेक्स दिस टॉपिक मच मोर इंटरेस्टिंग. सो जब बात करेंगे, राइट, आप आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो द पिक्चर ऑफ द person here is Gregor Johann Mendel. So the first scientific explanation was regarding the inheritance was given by Gregor Johann Mendel and the year was 1866. तो ये इनकी जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी है. अगर आप देखोगे तो he was a kind of a son of a peasant फार्मर के बच्चे थे. ये बॉर्न हुए थे कहाँ पे, मोराविया ऑस्ट्रिया में, इन द ईयर 1822. तो मेंडल बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे आप देख सकते हो फार्मर फैमिली है. तो देन ही वॉज अ प्रिस्ट इन अ चर्च एंड और एक वो टीचर भी थे, प्रोफेसर. ही वॉज ऑल्सो प्रोफेसर, लेटर वो प्रोफेसर बने. तो बात ये है कि ही वॉज रिस्पेक्टेड थ्रू आउट हिज लाइफ, बीइंग अ प्रीस्ट एज वेल एज अ टीचर, बट ही डाइड एज अ अनरिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट, राइट. क्योंकि उस टाइम पे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बताया कि क्यों ना हम लोग लेट अस इंजीनियरिंग, जो हम आज आज जो टॉपिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, आज हम लोग जो न्यू जनरेशन स्टडी कर रहा है, बायो इंजीनियरिंग, लेट्स ब्रिंग द बेस्ट माइंड्स फ्रॉम द फिजिक्स एज वेल एज द कंप्यूटर साइंस एज वेल एज फ्रॉम द फ्रॉम केमिस्ट्री, एंड उसको हम लाइफ साइंस का एप्लीकेशन करके हम लोग चीजें बनाए, बायो इंजीनियरिंग. तो अब अभी भी लोगों को ये लगता है बायो इंजीनियरिंग अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ कि फिजिक्स और बायोलॉजी साथ में जाए. अब ये मैं
इतने आप देख सकते हो 1822 उस टाइम पे कोई ऐसा पर्सन है जो बोलता है कि हमें ना मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करके बायोलॉजी में, सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ ऐसे कैसे हो सकता है। सो इसके लिए इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, लोगों को समझने के लिए उतनी समझ नहीं थी उस टाइम पे, है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम आता है। सो अब देखते हैं मेंडल ने किया क्या। तो मेंडल एक्चुअली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी बहुत ही साइंटिफिक मैनर में, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स उन्होंने दिया, जिनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स, या तो फिर आज जो उनको हम बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो इनके बलबूते पे जो इन्होंने ये चीजें बताई उस टाइम पे किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो जेनेटिक्स ग्रो हुआ, और आज देखते हैं हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द जेनेटिक्स। अभी रिसेंटली जब हम देखते कोविड हुआ तो वी गॉट आइडिया अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज जेनेटिक्स बहुत ही एडवांस फील्ड है। बट ये एडवांस फील्ड का जो फाउंडेशन है, हु लेड दैट फाउंडेशन, डेफिनेटली द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल ने ये चीज बोला, मेंडल वाज लाइक काइंड ऑफ ही वाज अ पर्सन जिसने बोला कि ही जैसे कि नॉर्मली हमेशा एक चीज होती है कि द क्वेश्चन इज नेवर फुलिश, द आंसर में बी फुलिश। इसका मतलब क्या है कि ही एक्चुअली रिजेक्टेड द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो मेंडल वाज लाइक, अभी सिंपल सी बात है, जैसे हम बोलते हैं कि पहले के लोग क्या बोलते थे, अगर अगर कोई एक पेरेंट काला है, यू नो ब्लैक will not be racist, so let's try to take in the things in a very mild way. If so and so parents, एक दो दो पेरेंट है, चलो एक पेरेंट का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे चिरंजी लाल, ठीक है, मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर्स, एक है चिरंजी लाल और एक है चंपा। सो चिरंजी लाल, राइट, ही इज अ ब्लैक, है ना, एंड जो चंपा है शी इज फेयर। बॉयज दे टेक द थिंग स्पोर्टिंगली, सो विल टेक एग्जांपल चिरंजी लाल इज ब्लैक। तो अभी समझो एक पेरेंट अगर ब्लैक है, दूसरी जो पेरेंट है वो आपकी व्हाइट है, फेयर है, तो बच्चा ग्रे पैदा होगा क्या? नहीं। बोले सर क्या आप बोल रहे हो ग्रे, तो क्योंकि लोग ऐसे बोलते थे ना कि माँ बाप का जो मिक्सचर होता है बच्चा वो होता है, बट ये फैक्ट है कि अगर ब्लैक पेरेंट है एंड एक व्हाइट पेरेंट है तो बच्चा ग्रे नहीं होगा, डेफिनेटली ही विल नॉट बी देयर। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। ही वाज लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट। एंड उसका ये मानना था कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो एक पार्टिकल टाइप ही होता है चीजें, जो रिस्पॉन्सिबल है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इसी पार्ट को आज हम बोलते हैं जीन्स, जिनको मेंडल ने नाम दिया एज अ फैक्टर्स। सो मेंडल वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट कैरेक्टर्स, जो आज हम देखते हैं कैरेक्टर्स कि मैं ऐसे दिखता तो क्यों दिखता हूँ, राइट, मेरा हेयर ऐसा कलर है तो क्यों है, मेरी पीपल का कलर क्यों है, मेरा स्किन कलर क्या है, मेरा फिनोटाइप, बेसिकली बाहर का पूरा एक्सप्रेशन वो कैसा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है वो जो मेन चीजें कैरी करता है। हमको पता है वो डीएनए, हमको पता है डीएनए के अंदर जीन्स है, लेकिन उस टाइम पे आज जिसको हम जीन्स बोलते हैं, तो मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बताया कि वो क्या है, फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर्स। एंड ये इसके लिए बोलते कि ही वाज अ काइंड ऑफ अ जीनियस, बिकॉज ये उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ जो फैक्टर दिया ना, उन्होंने बहुत ही पहले दिया, मतलब माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम्स, कोई माइक्रोस्कोप यूज करे बिना ही, इमेजिन फुलियो, राइट, कि पहले ये सब डिस्कवरी करने से पहले ही उन्होंने ये सब चीजें बता दी। सो ये सब तो हिस्ट्री था। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके ये सारे 7 कैरेक्टर्स है, राइट। उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, बट उसको भी हम स्टडी करेंगे। सो पी प्लांट के आप देखो तो देयर आर 7 ट्रेड्स, और ये जो ट्रेड्स है, अब आप बोलोगे ट्रेड और कैरेक्टर में फर्क क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हल्का थोड़ा स्पीड लेक्चर हो रहा है बिकॉज इट्स वन शॉर्ट वीडियो, डिटेल में धीरे धीरे समझना है तो हमारे टॉपिक्स भी है, बट आई थिंक यू कैन कोप अप द स्पीड, राइट। चलो बगल अप स्टार्ट करते हैं। तो 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, किसमें देखने मिलते हैं, पी प्लांट, पाइसम, सेटिवम। सो आप देखोगे जो मैं पाइसम सेटिवम मतलब बेसिकली आपको बताना, ठीक है, उसमें आपको 7 कैरेक्टर दिखते हैं। आपको सीड कैसे दिखेगा, राउंड दिखेगा, व्रिंकल दिखेगा। यू कैन गेट द येलो एज वेल एज द ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, व्हाइट, एक्सियल, टर्मिनल, एंड टॉल एंड शॉर्ट, राइट। ये सब चीजें उनको देखने मिलता है। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट साइज, 7 कैरेक्टर है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट ही चूज क्यों किया, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस। देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, अगर मुझे आज अगर कोई मुझे बोलेगा इतने साल पहले कि मुझे जेनेटिक स्टडी करना है, मुझे ना जनरेशन टू जनरेशन का जो चीजें स्टडी करना है, कि ग्रैंडफादर है, फिर उसके मतलब बच्चे, फिर उसके बच्चे, ग्रैंडसन तक, ये तीनों को समझने के लिए मैं खुद जिंदा होना चाहिए। तो कहने के लगता है हाँ भाई पी प्लांट लिया, लेकिन ही वाज वेरी काइंड ऑफ वेरी वेरी जीनियस इंटेलिजेंट पर्सन टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैं पी प्लांट लूंगा, क्योंकि उन्होंने जो पी प्लांट लिया वो बेस्ट था जेनेटिक स्टडी करने के लिए। क्यों, कौन से एस्पेक्ट में, व्हाट वाज द क्राइटेरिया व्हिच मेड इट बेस्ट, लेट्स सी। पहला क्या है कि गार्डन पी इज एनुअल प्लांट, एज द नेम सजेस्ट, एनुअल मतलब क्या, 12 महीना, ठीक है। उसका जो लाइफ साइकिल आप देखते हो सिर्फ 3 से 4 महीना, तो एक साल में हम 2 से 3 जनरेशन देख सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो आप देख सकते हो, राइट।
दूसरा, ये छोटा सा प्लांट है हर्बेशियस प्लांट जो बहुत सारे सीड्स बनाते हैं जिसके वजह से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं और मेंटल के साथ चर्च के बाहर बैठ के मतलब अपना ये सब कर देते हैं। इमेजिन एक ऐसा पर्सन जो प्रीस्ट है, देन उसके बाद वो एज अ प्रोफेसर है, एंड वो फिर बाद में फिर चर्च के बाहर एक छोटे से प्लॉट में, राइट, वो ये सब कर रहा है जस्ट प्योर पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट, है ना। लोग क्या बोलते रहेंगे, वो देखो हमारे जो प्रीस्ट है या फिर हमारे जो प्रोफेसर कितने अच्छे हैं, वो प्लांट्स ग्रो करे, लेकिन किसी को पता नहीं था ही वाज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। एंड यही एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज की, कि उनको फेम नहीं चाहिए होता है, उनको वो जो काम कर रहे हैं ना उसमें उनको मजा आता है ना। हम भी इतने साल से पढ़ाई करने का ट्राई करते हैं लेकिन हमको मजा नहीं आता है। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपका यू शुड बी पैशनेट एंड टू डेवलप दैट पैशन यू नीड टू ऑब्टेन द स्किल। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हमने बस मुझे मजा आ गया पढ़ने, नहीं। तो ये मेंडल से हम सीख सकते हैं। सो मेंडल ने, वापस देखते हैं मेंडल ने क्या किया। मेंडल टू को एनुअल पी प्लांट, राइट, जिसमें आपको 3 to 4 जनरेशन में आपको चीजें देखने मिलेगा, राइट। पी प्लांट जो है वो स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है जो बहुत सारे सीड्स उसके ग्रो होते हैं, ठीक है। एंड देन थाउजेंड्स ऑफ हम लोग प्लांट्स देख सकते हैं। पी प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हम यहाँ पे देखते हैं, पी प्लांट इज अ नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब क्या, जैसे कि उनको उसको क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप को भी क्या हो सकता है, पॉलिनेट कर सकता है। और उसके बहुत सारे वैरायटीज हैं, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग। अभी क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या, समझ जाओ कि कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया, या तो गोरा या तो काला, सावला नहीं, है ना, या तो टॉल या तो डॉफ, देयर इज नो इंटरमीडिएट्स। सो ये अच्छी बात थी कि पी प्लांट हैड मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब या तो टॉल या तो डॉफ, या तो येलो या तो ग्रीन, या तो वायलेट या तो व्हाइट, है ना। तो देवर नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देवर नो इंटरमीडिएट कैक्टस। अब अगर मैं बात करूँ तो फ्लावर्स नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग थे, लेकिन फिर भी हमको आर्टिफिशियल क्रॉस करना है, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, राइट। तो बहुत ईजी है, छोटा प्लांट है तो आप आराम से कर सकते हो। आई थिंक सबको पता है कि यहाँ पे जो लिखा है इजी इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट निकालना, ठीक है। तो जैसे आपका ये एंथर हो गया, तो इसके अंदर मेरे पोलन ग्रेन्स है तो इसको मैं निकाल रहा हूँ। मैं जो दूसरा जो प्लांट है उस प्लांट में इसको मैं डस्ट करता हूँ बाहर खुद से करके, और मैं बैग करता हूँ और टैग भी करता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं टैगिंग एंड बैगिंग। ताकि सिर्फ वही पोलन ग्रेन फर्टाइल मतलब उसको पॉलिनेट करे, कोई और ना करे। ये मेरे ऊपर है, राइट, कि मुझे कौन सा कैरेक्टर्स चाहिए। सिंपल सी बात है, मुझे टॉल और डॉफ को करना है, मुझे येलो सीड एंड ग्रीन सीड को मतलब देखना है, तो मेरे ऊपर है। तो मैं क्रॉस पॉलिनेशन भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ डिजायर्ड, एंड मैं सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता हूँ। सो आई होप ये पार्ट आपका इतना क्लियर होता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट फटाफट बिना देखे आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, पी पी प्लांट आपका क्या एनुअल प्लांट है, सो फटक से 3 से 4 जनरेशन आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं एक साल में। पी प्लांट आपका एक स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, जो छोटा प्लांट है, छोटी जगह आराम से चर्च के बाहर मस्त पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो गए। सेल्फ पॉलिनेटिंग है तो कोई जरूरत नहीं है, अपना वो पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे अगर जानना है उसके बारे में और मैं बहुत सारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल क्रॉस कर सकता था, इजी इमैस्कुलेशन हो रहा है उसमें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इट हैड नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स, दे वर ऑल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या तो टॉल या तो डाफ, या तो येलो या तो ग्रीन, है ना, या तो वॉयलेट या तो व्हाइट। तो ये हो गया क्विक। अब आते हैं मेंडल सक्सेसफुल क्यों है। हर एक जो, ऐसा नहीं कि चलो आज मैं पढ़ाई करूंगा, चलो आज मैं सो जाता हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सक्सेसफुल क्यों है, बिकॉज उनके हर एक एक्सपेरिमेंट केयरफुली प्लान थे और सैंपल साइज बड़ा। कभी भी रिसर्च में जितना ज्यादा सैंपल साइज रहेगा उतना आपको वैल्यूज और आपके मेथोडोलॉजी में आपको हेल्प होता है। सो इनके सैंपल ज्यादा थे, ऐसे नहीं कि एक प्लांट पे कैरी आउट कर रहे थे, बहुत सारे प्लांट्स। उन्होंने हर एक प्लांट का केयरफुली ही एक्चुअली उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने रिकॉर्ड किया कि मैंने कौन सा। और कहने को इतना लगता नहीं इजी, लेकिन इमेजिन करो कि एक बंदा इतना काम कर रहा है एंड उसके बाद वो फील्ड पे बैठा है और वो हर चीज ध्यान से देख रहा है और खुद अपना हिसाब से हिसाब लगा रहा है कि 1 2 3 4 इसको मैं इसके बाद टैग किया था, इसके बाद बैक किया था। कोई कंप्यूटर कुछ नहीं, हर चीज मैनुअली करना, मैथ्स का एप्लीकेशन करना। बायोलॉजी में वो भी किधर 1822 हम उस जोन में देख रहे हैं, नियर टू 19th आपका हंड्रेड्स, इमेजिन। और पी प्लान में अच्छी बात क्या हुई कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप इजिली देख सकते हो। कितने कैरेक्टर थे, 7, और हर एक कैरेक्टर एक सिंगल फैक्टर से कंट्रोल था। सिंगल फैक्टर मतलब क्या, हर एक जीन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, जो आज भी हम पढ़ते हैं 1 gene = 1 कैरेक्टर, राइट। अब वो ये बोलते थे जो फैक्टर्स लोकेटेड है, जो जीन्स लोकेटेड है, वो सब क्रोमोसोम्स, दे वर लोकेटेड ऑन दी सेपरेट क्रोमोसोम एंड दीज फैक्टर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ही वॉज द पर्सन जिसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस।
वो क्या है हम देखेंगे। अगर हमको पूछा जाएगा कि मेंडल सक्सेसफुल क्यों बने अपने एक्सपेरिमेंट्स में, तो उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स केयरफुली प्लान थे और जो सैंपल साइज था बहुत ज़्यादा था। उन्होंने बहुत हर चीज़ मैनुअली नोट डाउन किया था, रिकॉर्ड किया था। उनके सारे जो कैरेक्टर्स थे राइट, वो सब क्या थे आपके इजीली रिकग्नाइज थे। और हर एक कैरेक्टर बराबर जो आज हम बोलते हैं मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था जो सेपरेट क्रोमोसोम में लोकेटेड था। तो हम बोल सकते हैं कि सिंगल फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल कैरेक्टर। अंडरस्टूड। और ही वॉज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक होता है कैरेक्टर, ट्रेट और फैक्टर। कैरेक्टर क्या है, जैसे मैंने बोल दिया हाइट ऑफ द स्टेम, मैंने बोल दिया इसकी हाइट है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी हाइट है क्या, टॉल है, डॉफ है, क्या है, तो आता है ट्रेट। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड इन कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर वो होता है जो आपका बेसिकली आप बात करोगे अरे मेरा स्किन कलर, लेकिन ट्रेट वो होता है आपको बताता है कि कौन सा स्किन कलर है। जैसे मैंने नॉर्मली बोल दिया मेरा हेयर करली है, मेरे पीपल आपके ब्लैक कलर के है, मेरे पीपल या तो सॉरी या तो पीपल क्या है मेरे ब्राउन कलर के। तो ये सब चीजें, लेकिन मैंने बोलता हूँ नहीं मेरे डैड के हेयर्स करली है ना, आई ऑल्सो हैव हेयर करली हेयर। ठीक है, ऑब्वियसली है नहीं करली बट बता रहा हूँ। ठीक है, सो डैड के हेयर्स क्या है करली और मेरे भी हेयर क्या है करली है। तो मैं ये बोलूंगा कि डैड का जो कैरेक्टर है मेरे अंदर आया है। तो ऐसे जो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है और दिखता है उसको हम बोलते हैं ट्रेट। सो कैरेक्टर्स लाइक अ लेमन टर्म कि हाँ भाई कैरेक्टर हाँ हाइट हो सकता है, लेकिन जो हाइट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो होता है ट्रेट। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि एक इनहेरिटेड कैरेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ ट्रेट। तो मैंने बोल दिया कैरेक्टर, हाँ चलो आंख नाक सब ये ऐसे दिख रहा है सब कैरेक्टर, लेकिन मैंने बोल दिया ट्रेट तो वो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में दिखता है और वो डिटेक्टेबल वेरिएंट है। फैक्टर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फैक्टर क्या नथिंग बट जीन, वो डिटरमाइन करता है आपका बायोलॉजिकल कैरेक्टर। ये मेंडल के हिसाब से ये था एक कोई तो पार्टिकल होता है, वही पार्टिकल को आज हम जीन बोलते हैं। समझा, तो मेंडल के टाइम पे इट वाज नोन एज फैक्टर, आज हम उसको बोलते हैं जीन। तो जीन क्या है, इट्स अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। हर एक चीज के लिए रिस्पांसिबल कौन है, जीन। तो जीन आपका किसका सेगमेंट है, डीएनए का। ठीक है, तो जीन में भी आपके बेसिकली तीन हिस्से होते हैं, एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है म्यूटॉन, एक होता है रेकॉन। रेकॉन आपका रिकॉम्बिनेशन के लिए जो मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, म्यूटॉन वो जीन का वही हिस्सा जहाँ पे म्यूटेशन होता है, सिस्ट्रॉन डबल स्टैंडर्ड होता है और आपका ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में जो आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, फिर हम आते हैं अलील्स या तो अलीलोमॉर्फ्स। तो अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कैरेक्टर के बारे में, द टू और मोर अल्टरनेटिव, एक जीन के दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, अलील्स बोलेंगे। बराबर, जैसे अगर आपको ये नहीं समझेगा तो मैं जैसे बता रहा हूँ ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में मैं बोलूंगा कि ये समझो मम्मी का क्रोमोसोम जहाँ पे ये कलर आई के लिए डिनोट करता है, सेम जगह पे ये पापा का है जो भी आई कलर के लिए डिनोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे। ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा यहाँ पे इस पार्ट को, राइट, इसको मैं बोलूंगा अलील्स। क्या बोलूंगा, अलील्स। काफी गंदा हो गया, राइट, व्हाट आई विल से अलील्स, क्योंकि ये वेरिएंट है। समझा, ये समझो आई कलर है तो ये हो गया ब्राउन दिखा रहा है, ये दिखाएगा ब्लैक। तो एक ही जीन है, कैरेक्टर वही कलर देने वाले, लेकिन कलर क्या हो सकता है, तो ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम बोलते हैं अलील्स। क्लियर है, कहा इनके लोकस भी को सेम है, यहाँ पे मिला ये होमो सेम लोगस लोकेशन लोकाई, लोकाई पोजीशन। ठीक है, इसलिए उनको हम बोलते हैं अलीलोमॉर्फ का शॉर्ट फॉर्म अलील्स। अब आता है एक डोमिनेंट, एक आता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट वो कैरेक्टर है जो दिखने में आता है, बराबर, समझ में आ रहा है। और रिसेसिव वो कैरेक्टर है जो दब गया, जो कैरेक्टर दिखने में आया वो डोमिनेंट, जो कैरेक्टर दब गया वो हो गया रिसेसिव, सिंपल, राइट। इट्स एन allele that expresses its trait even in the presence of alternative allele। जैसे हम आगे एग्जांपल देंगे, कैपिटल टी और आपको स्मॉल टी, फिर भी ये प्लांट क्या रहेगा, टॉल। इसमें स्मॉल टी है जो डिनोट करता है ड्वार्फ साइज, लेकिन फिर भी ये प्लांट क्या मिलेगा, टॉल। टॉल क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे जो टॉल और डॉफ में डोमिनेंट दिखने में आने वाला कैरेक्टर कौन सा है, टॉल। तो ऐसा कैरेक्टर जो दिखने में आता है फिनोटाइपिक में एक्सप्रेशन होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट। ऐसा कैरेक्टर जो होता है जैसे स्मॉल टी है डॉफ के लिए, लेकिन उस डॉफ दिखेगा नहीं क्योंकि वो दबा हुआ है, दबा क्यों, क्योंकि उस पर हावी कौन है, कैपिटल टी। तो रिसेसिव क्या है, एक ऐसा एलील जो एक्सप्रेस नहीं होता इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेटिव एलील, बराबर, समझ में आ रहा है। वो तभी एक्सप्रेस होगा जब आपको मिलेगा स्मॉल टी, तभी आपको मिलेगा डॉफ, राइट। कैपिटल टी में तो मिलेगा नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी में मिलेगा नहीं। तो ये हो गया रिसेस। और ये आपको F1 हाइब्रिड में मिलता नहीं है, ये डायरेक्टली आपको दिखने मिलता है F2 हाइब्रिड में, जो हम आगे देखेंगे।
फिर फिनोटाइप, जैसे अभी एग्जांपल दिया कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, है ना। जैसे पी प्लांट में आपका हाइट हो गया तो कैपिटल टी, ये हो गया टॉल, स्मॉल टी क्या हो गया, डॉफ। जब ये दोनों मेट करेंगे बराबर तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये भी क्या है, ये भी टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। अब आपने डी क्यों नहीं लिखा, हमने टी की क्यों लिखा, जो डोमिनेंट था वही लेटर लेना होता है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, डी नहीं लिखते हम लोग, स्मॉल डी नहीं, टॉल ही लिखेंगे। फिर जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने डैड को रिसेंबल करता हूँ, लेकिन मेरा जो जेनेटिक्स है उसमें मेरे मॉम का भी इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने बोल दिया कि पी प्लांट, जो पी प्लांट टॉप पी प्लांट क्या हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। लेकिन जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप ये है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दिस इज जीनोटाइप। फिर एक आपका आता है प्योर एंड हाइब्रिड। प्योर तो मैंने बोल दिया, कैपिटल टी भी प्योर है, स्मॉल टी भी क्या आपका प्योर है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, जो F1 जनरेशन मिलता है हाइब्रिड। अभी आपको जानना कैसे मिलता है तो आप देख सकते हो, कैपिटल टी ये मेल प्लांट है, फिर आपका स्मॉल टी ये आपका क्या है, फीमेल प्लांट है। आप कैसे भी एग्जांपल ले सकते हो। क्या मिला यहाँ पे देखो, ऐसे पढ़ो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 हाइब्रिड में मुझे क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जो बाहर से क्या दिखता है, टॉल, अंदर से जीनोटाइप में लेकिन क्या है, उसको डॉफ कैरेक्टर भी है, ठीक है, समझा। फिर आता प्योर लाइन, बहुत ही जनरेशन में कंटिन्यूसली आपका, आपके कैपिटल टी है वो प्योर टॉल है, प्योर डॉफ है, ऐसे। तो उसको बोलते हैं प्योर लाइन, मतलब इसमें कुछ भी तरीका कॉन्टेमिनेशन नहीं है, मतलब कोई अलग कॉन्टेमिनेशन इज नॉट राइट वर्ड, इट्स लाइक और कोई ट्रेड्स देखने नहीं मिलता, इसको हम बोलते हैं प्योर लाइन। जिसपे अभी मैंने ये जो स्क्वायर बनाया ना, यहाँ पे जो कुंडली बनाया बराबर, इसको हम बोलते हैं पिनट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पिनट स्क्वायर। तो पिनट स्क्वायर को चेकर बोर्ड बोलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, हु वाज द पर्सन जिसने बनाया, रेजिनाल्ड सी पिनट। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बताया पेरेंट्स आपको जो क्रोमोसोम मिलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरली सिमिलर है डिप्लॉयड सेल में बराबर। तो वो आपके होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो सेम, लोगस सेम, लोकाय पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ, ओके, सो विल स्टार्ट विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओके। व्हेन वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू द मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो जब हम इतने सारे पेयर ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे वी आर स्टडिंग अ सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओनली वन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब वो जो वन पेयर होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। टोटल हमारे पेयर मतलब क्या, एक पेयर में कितने कैरेक्टर आएंगे, दो आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ, और इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिनोटाइप में क्या रहेगा, टॉल प्लांट एंड डॉफ प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब इनके जो गैमेट्स आएंगे तो यू विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स मेंडल ने लिए, ये सब प्लांट्स क्या थे, आपके टॉल थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो प्लांट्स मुझे मिले वो टॉल है, जो पेरेंट प्लांट था वो भी टॉल था, लेकिन जो पेरेंट प्लांट था वो प्योर टॉल था, और जो फर्स्ट जनरेशन में थे वो क्या थे, हाइब्रिड थे। लेकिन ये हाइब्रिड मुझे पता कैसे चलता है, बाय ऑब्जर्विंग द जीनोटाइप, यस और नो। लेकिन क्या मेंडल उनको ऑब्जर्व कर पाते थे उस टाइम पे कि जीनोटाइप, जैसे कि अब अभी ये एक प्लांट है जो टॉल है, अब जो बेबी आया वो भी सेम टॉल प्लांट है, तो मुझे पता है कि ये हाइब्रिड है क्योंकि इसके अंदर ये डॉफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। लेकिन इमेजिन मेंडल फर्स्ट टाइम ये चीज कर रहे थे, तो मेंडल को कैसे पता चलेगा, तो वो चीज हमको देखना है। सो उन्होंने क्या किया, ही सेल्फ उन्होंने F1 हाइब्रिड को सेल्फ किया। जब उन्होंने सेल्फ किया तो उनको क्या मिला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। एक आपका हो गया फीमेल, एक हो गया आपका मेल। तो आपको क्या मिला, आपको तीन टॉल मिले और एक डॉफ मिला, जिसमें हम देखेंगे एक आपका प्योर टॉल है, दो आपके यहाँ पे ये दो आपके हाइब्रिड है, और एक आपका क्या है, डॉफ। अंडरस्टूड, राइट। तो मेंडल को ये पता चल गया कि डॉफ तो मैंने लिया नहीं था, मैंने तो दो टॉल प्लांट्स लिए थे, बट मुझे डॉफ प्लांट्स कैसे मिला। तो इसका मतलब ये कि जो मैंने, मुझे फर्स्ट जनरेशन में जो मुझे टॉल प्लांट मिला, वो कहने के लिए टॉल है लेकिन उसके अंदर अभी भी डॉफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। अंडरस्टूड, बट वो कैसे दबा हुआ है। तो वो दिखने में कौन सा कैरेक्टर आया, टॉल, और दब कौन सा गया,
आपका डॉफ कैरेक्टर। ये कैसे पता चला? बिकॉज सेकंड जनरेशन में मुझे डॉफ दिखने में आया, राइट। सो फिनोटाइपिक रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो फिनोटाइपिक रेशियो में मुझे मिलता है 3:1, राइट। और जीनोटाइपिक रेशियो मुझे क्या मिलता है? 1:2:1। ओके। अब इसके ऊपर ही आपका दूसरा चीज है जिसको हम बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे याद रखना, मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था, किसमें? मोनोहाइब्रिड में। इन डायहाइब्रिड मेंडल टुक दी 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर। जब मैं एक पेयर बोलता हूँ तो एक पेयर में कितना है? एक कपल में क्या 2 जन रहेंगे ना, तो 2 पेयर में कितना रहेगा? 4। ठीक है। तो अब इस बार उन्होंने क्या किया? ही क्रॉस्ड अ प्योर टॉल राउंड सीडेड प्लांट विद अ डॉफ व्रिंकल सीडेड प्लांट। ठीक है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस। अब उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था कि एक मैं राउंड येलो लूंगा और एक मैं ग्रीन रिंकल लूंगा, तो मुझे जो पहला प्लांट आएगा F1 जनरेशन में वो आएगा राउंड येलो, बिकॉज राउंड येलो क्या आपका डोमिनेंट। अब बोलोगे सर राउंड येलो है क्या? आपने बताया नहीं। सीधी बात है, एक सीड है जो राउंड है और वो उसका कलर क्या है आपका? येलो। कलर इज येलो। फिर आपका एक सीड है जो आपका व्रिंकल्ड है, राइट, और उसका कलर क्या है? ग्रीन। व्रिंकल मतलब ऐसे आपने वटाना में देखा रहेगा, राइट। तो डोमिनेंट क्या है? ये कैरेक्टर, ठीक है। और रिसेसिव क्या है? ये कैरेक्टर। तो जब इसमें आप देखोगे तो मैंने दो चीजें यहाँ पे ली है। एक लिया है जिसमें बोलूंगा कि राउंड। राउंड का मतलब क्या है? सीड शेप। राउंड का मतलब क्या होता है? सीड शेप। ठीक है। व्रिंकल भी क्या है? सीड शेप, राइट। येलो और ग्रीन की बात करूंगा तो सीड कलर, एस सी, सीड कलर, सीड कलर। तो जब मैंने पहले में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या किया था? मैंने एक ही कैरेक्टर लिया था, हाइट, या तो टॉल या तो डॉफ। इन डायहाइब्रिड व्हाट आई हैव टेकन? आई हैव टेकन 2 थिंग्स, एक सीड शेप और एक सीड कलर। दो चीज। मेंडल के हिसाब से पहला जनरेशन में सारे राउंड येलो आएंगे, डेफिनेटली सारे राउंड येलो आए, कोई मतलब जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट उनके लिए सरप्राइजिंग क्या था पता है क्या? अभी एक इमेजिन करो कि एक गार्डन है, राइट, जिसमें परफेक्ट सदियों से मतलब ऐसा है कि राउंड येलो मिल रहा है, राउंड येलो मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? विंकल ग्रीन मिल रहा है, विंकल ग्रीन मिल रहा है। तो उसने बोला कि चलो जो F2 जनरेशन रहेगा उसमें क्या रहेगा? कुछ राउंड येलो रहेंगे ज्यादा और कुछ विंकल ग्रीन रहेंगे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन टू ही सरप्राइज हुआ क्या? जब डायहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा, राइट, उनको सेल्फ किया गया। अब आप बोलोगे ये कैसा आया? तो ये भी वन शॉट है तो हम फास्ट वे में थोड़ा कर रहे हैं, राइट। इन डिटेल मैंने वीडियो डाला है, इन सिर्फ डायहाइब्रिड के ऊपर डिटेल वीडियो डाला है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी अभी भी हम समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आप देखो व्रिंकल को मैं डब्ल्यू नहीं लिया, बिकॉज जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वही लेटर लेना होता है। तो कैपिटल आर वाई, स्मॉल आर वाई, ये गैमेट्स लिए, ये जीनोटाइप है। तो मुझे क्या मिले? कैपिटल आर वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। तो ये मुझे फर्स्ट जनरेशन सारे राउंड येलो प्लांट्स मिले। अब जब इनको मैं क्रॉस करूंगा मतलब क्या? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इन दोनों को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो सबसे पहले गैमेट्स देख लीजिए। अब ये चीज बच्चे बोलते हैं क्लियर नहीं होता है, ऐसा फाइंड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलते हैं आप उसको आराम से कर सकते हो, इसमें कोई लोड नहीं है। कैसे पता है? बचपन में करते थे ना, एरो देखो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे आर के साथ, फिर स्मॉल आर के साथ, सेम चीज। तो क्या आएगा? लेट्स डू, क्या मिलेगा? कैपिटल आर वाई एक आ गया, इसके साथ फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। आई होप ये क्लियर है, समझा? तो इसी तरह से आपको ये भी मिले गैमेट्स, ये भी गैमेट्स मिले। अब एक को कंसिडर करो मेल, एक को कंसिडर करो फीमेल, ठीक है। एक हो गया आपका यहाँ पे फीमेल, एक हो गया मेल। जब दोनों को क्रॉस करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे, इन दोनों क्रॉस करेंगे तो हमको मिला क्या? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे आपको कैपिटल आर, अभी इसको करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये है ना, इसको सबके साथ करना है, ठीक है। तो वैसे आपको देखना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे आपको करना है। फिर यहाँ पे देख लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये और ये आपको ऐसे चलना है, 1 2 3 4। आई होप क्लियर हुआ ये, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है?
ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो हम लोग कर लेंगे, हम लोग अभी फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सा वाला पार्ट क्या है। तो उसके लिए भी आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप इसको स्टैट्स के हिसाब से देखोगे, राइट, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक, राइट, ये आपको काउंट करना है ये पूरा कितना मिला, तो आपको यहाँ पे इतना बड़ा रेशियो मिलता है। अब बोलोगे आपने तो बोल दिया है ना जीनोटाइप, लेकिन ये तो टफ है, तो इसको फाइंड करने का भी सिंपल तरीका है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। पहले ये देख लो राउंड येलो है कितने, इसमें से आप देखना है आपको 9 आपको राउंड येलो मिलते हैं। जैसे ये राउंड येलो है, मैं कलर के साथ बता रहा हूँ, ये 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9, तो 9 आपके राउंड येलो, आप खुद से फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे आप फाइंड करोगे, देखो सीधी बात है। अब बोलोगे कैसे ये करें, है ना, तो सिंपल सी बात है, राउंड होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए या फिर कैपिटल आर होना चाहिए, और येलो होने के लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल वाई होना चाहिए, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिंपल है ना। जब मैंने अभी ये ले लिया, ये वाला अगर मैं ले लेता हूँ क्या मिलता है मुझे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, हाँ तो ये बराबर, ये भी येलो है, ये राउंड है, सही है। ऐसा फाइंड करना आपको, राइट, थोड़ा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचना कि नहीं चलो बता दिया आ गया, नहीं, ये कभी नहीं होता है, कभी भी ऐसा एटीट्यूड से पढ़ना नहीं है। ठीक है, ये हमको लगता है ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करो, यू विल एंजॉय, और जब खुद से चीज आती है ना, मजा आता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन की बात करेंगे, तो वो मुझे कितने मिले, 3, 1 2 3। ठीक है, अब टू ही सरप्राइज उसको पता है कुछ ऐसे मिले जो एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स था, मतलब क्या, व्रिंकल्ड येलो 1 2 3, व्रिंकल्ड येलो 3 मिले, और एक ग्रीन व्रिंकल्ड। तो यहाँ पे वो मेंटल शॉक हुए थे, बिकॉज उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ मिलेगा, बट उनको मिला, राइट। अब आप बोलोगे 9:3:1, ये क्या मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर सकता हूँ, स्टेट बोर्ड में तो आता नहीं, लेकिन अब फिर भी इसको मैंने नीट में समझाया, लेकिन आप समझ सकते हो इसको बहुत ही सिंपल से। अभी ऊपर देखो मोनोहाइब्रिड जब क्रॉस कराया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, फिनोटाइपिक रेशो, ये एक कैरेक्टर के लिए था ना, दिमाग लगाओ, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, 3:1 ये एक कैरेक्टर के लिए था, तो दो कैरेक्टर के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय, और एक बार करो, तो 3:1 3:1, तो करते 3 3 9 1 3 सॉरी 3 3 9 3 1 3 3 3 1 3 1 सी, मैजिक, मजा आ गया। ठीक है, अब यही सेम केस में आप इसको करोगे 1:2:1, तो इसको भी आपको आ जाएगा 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1, इसको बोलोगे सर अब ये तो कर लिया, कैसे करेंगे, सिंपल है, एक को सबके साथ करो, 1 2 1, फिर दो को करो, 1 2 1, फिर करो 1 2 1, सबको करो, 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1, ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो, वही हमने यहाँ पे फाइंड किया। सी 1:1:2:4:2, तो मतलब मैथमेटिकली आप प्रूफ कर सकते हो, कोई लोड नहीं है, और ये सब चीज दिया है, तो यहाँ पे हमने अपना डायब्रेड क्रॉस कर लिया। अब ये सब समझने के बाद अगर आप देखोगे तो मेंडल ने ये होने के बाद उन्होंने 3 लॉ प्रपोज किए। पहला जो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सीधी बात है, जब भी दो होमोजाइगस इंडिविजुअल रहेंगे जिसके पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स रहेंगे, तो उनके जो अलील से जो कैरेक्टर्स है वो F1 जनरेशन में जो अपीयर हुआ वो होता है डोमिनेंट, और जो अपीयर नहीं हुआ वो होता है रिसेसिव। मतलब अभी बताया इसमें डायहाइब्रिड और आपका मोनोहाइब्रिड दोनों में आप देखते हो कि कैपिटल मतलब टॉल प्लांट को आप क्रॉस करो डॉफ प्लांट से, और आ रहा है क्या आपका टॉल प्लांट आ रहा है, तो टॉल प्लांट क्या हुआ, डोमिनेंट। डॉफ प्लांट नहीं आया तो वो क्या हुआ, रिसेसिव। लेकिन क्या वो गायब हो गया, नहीं, वो कहाँ पे दिखा, कहाँ दिखा वो, सेकेंड जनरेशन में। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपल से बोलता है कि अगर आप दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लेते हो, तो जो फर्स्ट जनरेशन जो दिखा वो होता है टॉल, मतलब सॉरी, जो दिखा वो डोमिनेंट, और जो नहीं दिखा वो होता है रिसेसिव। रिसेसिव वो जो डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अगर एक सिंपल लॉजिक हम देखेंगे तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये टॉल प्लांट आपको मिला, तो क्या इस ये टॉल दिख रहा था, लेकिन क्या इसने अपना जो डॉफनेस का जो कैरेक्टर है उसको उसने छोड़ दिया था, नहीं। जैसे मेरे अंदर अगर मेरे डैड के कैरेक्टर है तो मेरे मॉम के कैरेक्टर भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड के कैरेक्टर अपीयर हो रहे, एक्सप्रेस हो रहे फिनोटिपिकली
एक्सप्रेशन वाइज दिखने में मैं अपने डैड को रिसेंबल करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे मॉम के कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मॉम के कैरेक्टर भी मेरे अंदर है, वो एक्सप्रेस नहीं हुए रिसेसिव। तो इसका मतलब क्या, कभी भी जब एलिलिक पेयर जो हाइब्रिड होते हैं वो जब साथ में रहते हैं तो मिक्स होते नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहे, एक्सप्रेशन बाहर दिखा टॉल, लेकिन ये डॉफनेस मिक्स हुआ नहीं। Thus, the gametes receive only one of the two factors and are pure for a given trait. Therefore, law of segregation is also known as the law of this law of segregation is also known as law of purity of gametes, क्योंकि उन्होंने अपनी प्योरिटी मेंटेन रखी है, राइट। और इसका प्रूफ कैसा है? रीअपेयरेंस ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इन द F2 जनरेशन ये लॉ को प्रूफ करता है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये हमने तो देख ही लिया ये पूरा पार्ट। अब आता है लास्ट वाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये बहुत मतलब इट्स गुड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो सीन यहाँ पे ये कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कभी भी दो होमोजाइगस आपके जो पेरेंट्स है, अगर डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर में अगर वो क्रॉस किया जाता है, उनको अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग कैरेक्टर क्रॉस करते हैं, तो एक जो इनहेरिटेंस ऑफ एक पेयर है ना वो इंडिपेंडेंट है दूसरों से। मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि येलो राउंड ग्रीन रिंकल साथ पे नाम ले रहा हूँ, तो ऐसा लगता है ना कि ग्रीन जो रहेगा वो इस पे डिपेंड रहेगा और रिंकल इसके डिपेंड रहेगा, राउंड इस पे डिपेंड रहेगा, येलो इस पे डिपेंड रहेगा और दोनों साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है। राउंड येलो बराबर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब बोलोगे कैसे? जैसे कि अगर ये आपका क्रोमोसोम से, लेकिन ये इन तीनों में से जो लॉ है सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ प्योरिटी, वही यूनिवर्सली राइट है। आगे मैं बताऊंगा क्यों, बट मेंटल के हिसाब से हम देखेंगे, तीन हम पढ़ लेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पे एक कैरेक्टर आपका है ग्रीन का और एक कैरेक्टर आपका है व्रिंकल्ड का, ठीक है, एक कैरेक्टर हाँ ठीक है, एक कैरेक्टर आपका ग्रीन है और एक कैरेक्टर आपका क्या है, व्रिंकल्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। देखिए क्रोमोसोम में अगर दो जीन्स है जो अलील्स है, दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट होते, राउंड येलो हमेशा राउंड येलो के साथ ही होता, राउंड जो सीड कलर और सीड शेप एक दूसरे पे डिपेंड होते, तो हमको राउंड ग्रीन मिलता नहीं और हमको येलो रिंकल नहीं मिलता जो हमको यहाँ मिला डायब्रेड क्रॉस में, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्यों मिले? क्योंकि ये किसी पे निर्भर नहीं है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कभी भी दो कैरेक्टर आपके रहेंगे, राइट, उनका जो इनहेरिटेंस है वो भले ही साथ में कितने साल मतलब कितने टाइम तक रहेंगे, बट जब भी उनको एक्सप्रेस होना रहेगा, इनहेरिटेंस उनको होना होगा, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स व्हेन अ डायहाइब्रिड फॉर्म्स द गैमेट्स असॉर्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो अलील्स का हुआ डिफरेंट ट्रेड्स का वो इंडिपेंडेंट हुआ और ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स से। तो हमने ये एक्सप्लेन करने के लिए डायहाइब्रिड क्रॉस लिया था, क्योंकि आपको राउंड येलो तो फर्स्ट जनरेशन मिला, लेकिन सेकंड जनरेशन में आप देखोगे तो आपको क्या मिला, 9:3:3:1 बराबर आपको व्रिंकल्ड येलो और आपको राउंड ग्रीन भी मिला। ओके, सो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे ये चीज समझ में आना चाहिए, ये मेंडल के टाइम पे था और ये जो सारी चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कैसा है कि लिंक जीन्स का कंसेप्ट नहीं है जो हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। और दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो जरूरी नहीं है ना कि हर एक, जब भी जैसे कि अगर मैं स्किन कलर की बात करूँ, अगर एक पर्सन ब्लैक है और एक पर्सन आपका व्हाइट है, तो डेफिनेटली नहीं तो उसका बच्चा जो रहेगा आइदर ब्लैक या व्हाइट होगा, सावला भी तो होता है। तो वह वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। बोले कि पूरा पढ़ाते हैं साइंस में, बाद में बोलेंगे पढ़ लिया गुड, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है। सी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, ये तीनों लॉ मेंडल के हिसाब से और पी प्लांट के हिसाब से ये राइट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि नेचर ने भी अपना रोल किया। जब कोई बंदा इतना मेहनत करता है तो यूनिवर्स बोलता है ओके तुमको मिलेगा। तो इसके लिए हम अपने बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में पढ़ते भी है कि आफ्टर ऑल दिस थिंग्स ये तीनों लॉ
में से सिर्फ सेकंड लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि प्योरिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। अगर मेरे अंदर कोई रिसेसिव जेनेटिक्स में रिसेसिव जीन है जो डिजीज कॉजिंग है मेरे बट मेरे अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बट आगे के कोई ऐसा हो रहा कि वो भी रिसेसिव रहा, राइट। जैसे कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिख के बताता हूँ मैं, तो इतनी गंदी शक्ल में आपको क्या समझ में आएगा मेरी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों में अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको स्मॉल टी के चांस में मिलते कि नहीं मिलते? यस, वी गेट इट। सो कहने का मतलब क्या है कि कुछ अगर कोई आपका है दबा हुआ जीन्स, रिसेसिव जीन्स, तो वो डेफिनेटली आगे एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। तो इसके लिए सेकंड लॉ आपका यूनिवर्सली ट्रू है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड लॉ यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, लेकिन वो ट्रू है विथ रिस्पेक्ट टू द पी प्लांट। तो ये लक ने काम किया। लक कब तभी काम करते हैं 99% आप खुद मेहनत करते हो, और मेंडल ने डेफिनेटली वो किया। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कैसे मेंडल ने एवरीथिंग किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ठीक है, आगे हम मेंडल के जो डीमेरिट्स है, राइट, जिससे नया न्यू मेंडलियन जेनेटिक्स हम बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कितना समझते हैं। एक होता है बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर अब मुझे पता है कि ये प्योर टॉल है, देख के मालूम पड़ता है, आइडिया गया, मुझे मालूम पड़ता है ये प्योर ड्रॉफ है, लेकिन मेंडल को कैसे चलो मेंडल को मालूम पड़ गया कि स्मॉल टी चलो डॉफ ही है, लेकिन उसने जो पेरेंट लिया है शायद वो कैपिटल टी भी हो सकता था और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता था, लेकिन मेंडल को कैसे मालूम पड़ा कि मैं ये यहाँ पे एक टॉल प्लांट ले रहा हूँ और यहाँ पे एक डॉफ प्लांट ले रहा हूँ? चलो डॉफ प्लांट तो डॉफ प्लांट है ही, लेकिन ये टॉप प्लांट कैपिटल टी ही है कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है? तो ये कैसे पता चला उसको? तो ये होता है, आपको पता कैसे चलता है, हम लोग वो स्टडी करते हैं। तो एक होता है आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब क्या, जो F1 जनरेशन आया उसको आप क्रॉस करो किसी भी पेरेंट के साथ। मतलब अगर मैं करता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर मैं क्रॉस करता हूँ विथ स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं क्रॉस करता हूँ विथ कैपिटल टी, ठीक है, कोई भी बच्चे को अगर मैं क्रॉस करता हूँ पेरेंट्स से, कोई भी पेरेंट्स से, राइट, मतलब उसके ही पेरेंट्स, ठीक है, तो पीछे जा रहा हो दोनों तरफ, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे पीछे जा रहा हो यहाँ पे पीछे जा रहा हो, तो दोनों क्रॉस को क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। तो बहुत ईजी है, हाँ ईजी है। देखो यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट बैक क्रॉस, रिसेसिव बैक क्रॉस, लेकिन रिसेसिव बैक क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऑल टेस्ट क्रॉस are by default a back cross but all back cross are not test cross, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब भी आप F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो। मैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रेड में बना दूं, whenever you cross it with the recessive parent, right, whenever you cross it with the recessive parent, इसको आप बोलते हो, जो रेड में बना है इसको बोलते हो टेस्ट क्रॉस। तो बाय डिफॉल्ट हर एक टेस्ट क्रॉस आपका बैक क्रॉस है, लेकिन हर एक बैक क्रॉस क्या है, इसको आप बोलोगे कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर मैंने कैपिटल टी से क्रॉस किया तो ये बैक क्रॉस है, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो याद रखना हर एक टेस्ट क्रॉस आपका बैक क्रॉस है ही, क्योंकि बैक क्रॉस मतलब क्या, यहाँ पे पीछे जाओ यहाँ पीछे जाओ, लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या बोलता है, जब भी आप राइट एक रिसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस करते हो, बराबर, उसको आप बोलोगे टेस्ट क्रॉस। सो बाय डिफॉल्ट एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, लेकिन हर एक बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा समझने को, बार बार चीजें देखो, रिवाइंड करो, समझ में आ जाएगा। समझा? अगर जैसे कि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी में एक रिसीव पेरेंट से अगर मैं क्रॉस करो तो टेस्ट क्रॉस, राइट, वो बैक क्रॉस भी, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ, और कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं पीछे कर रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं दोनों यहाँ पे जाऊँ यहाँ पे जाऊँ, तो दोनों बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस तो इजी, कहीं पे भी जाओ बैक क्रॉस है, लेकिन टेस्ट क्रॉस से भी याद रखना किसके साथ होता है, खाली रिसीसिव पेरेंट के साथ। और जब हम रिसीसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो हमको मिलता क्या है, 1:150:50। बोले कैसे करो, करते सॉल्व। मैंने हाइब्रिड लिया, हाइब्रिड को मैंने क्रॉस किया विद स्मॉल टी, क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो 50:50, 1:1। क्लियर है एवरीवन? आई होप इतना क्लियर हो। yes or no? So whenever you are doing the phenotypic ratio or genotypic ratio you are getting 1:1। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मैंने जो प्लांट लिया है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अभी समझो मेंडल ने क्रॉस किया तो वापस वो टेस्ट क्रॉस किया उसने पीछे कि मैंने जो प्लांट लिया वो प्रॉपर प्लांट है कि नहीं। अगर अगर वो प्लांट कोई और होता, मतलब क्या, कैपिटल टी होता, तो मुझे क्या मिलता, सारे प्लांट स्टॉल मिलते। वही आपका फर्स्ट जनरेशन का सीन होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी, सबके सब F1 जनरेशन में क्या मिलेंगे आपको, टॉल। लेकिन आपको 50-50 मिल रहा है, मतलब 50-50 मिल रहा है, मतलब आपका जो F1 है वो क्या है,
हाइब्रिड है। तो बोर्ड में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वुड यू डिटरमाइन F1 प्लांट इज अ हाइब्रिड प्लांट, क्योंकि आपको तो देख के खाली मालूम पड़ रहा है टॉल है, तो आप उसको टेस्ट क्रॉस करोगे आप, और आपने जब टेस्ट क्रॉस किया तो आपको अगर रेशो 1:1 मिल रहा है तो डेफिनेटली वो हाइब्रिड है। अगर आपको सारे टॉल मिल रहे हैं तो नहीं है। सिंपल से लॉजिक है। क्लियर हो यहाँ पे? सो इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन, राइट? तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने अभी जैसे बताया कि वो होमोजाइगस प्योर है कि हेटेरोजाइगस हाइब्रिड है। अगर 1:1 आया तो वो रहेगा हाइब्रिड, और ऐसा है तो टॉल। क्लियर? इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस यूजफुल रिसेसिव ट्रेट्स इन हाइब्रिड्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स ड्यूरिंग द, तो बहुत सारे क्रॉप प्रोग्राम्स में हम लोग जानबूझ के हम लोगों को देखना होता है कि मैंने जो रिसेसिव कैरेक्टर डाला है वो दबा हुआ है कि नहीं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हुआ कि नहीं, वो हाइब्रिड है कि प्योर है, ये हम लोग टेस्ट क्रॉस में करते हैं। ओके, सो अभी हमने जैसे वी हैव डिस्कस कि मेंडल इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज उन्होंने फाउंडेशन लाइक किया, ही वाज द पर्सन जिसने मैथमेटिक्स को बायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके एक नया ही लाइफ साइंस का जो ब्रांच हम बोलते हैं जेनेटिक्स, जिसको उन्होंने लाया। लेकिन पोस्ट मेंडलियन एरा में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेंडल ने जब ये काम करे तो उनको सेल केयर में इतना आइडिया नहीं था, उनको डीएनए पता नहीं था, उनको जीन्स पता नहीं थे, क्रोमोसोम आइडिया जो था वो क्लियर नहीं था, राइट? तो कुछ चीजें जो डेविएशन हुए, और ये डेविएशन को बोला जाता है न्यू मेंडलिज्म, राइट? सो जब मैं बोलता हूँ न्यू मेंडलिज्म, सो इसका मतलब क्या है? इसमें दो चीजें, एक होता है इंट्राजेनिक, एक होता है इंटरजेनिक। सो यहाँ पे जैसे लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन कैन बी मॉडिफाइड, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस बाय अदर जीन, राइट? जैसे कि एग्जांपल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, जो मेंडल के फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, नहीं फॉलो करता है, ठीक है? और मल्टीपल एलिज्म भी है जो हमको देखने मिलता है ब्लड ग्रुप में, देखेंगे हम। एक इतना तो पहले क्लियर है ना, इंटर और इंटर, इंटर पता है ना, दो जीन्स के बीच का इंटरेक्शन, और इंट्रा मतलब क्या, जीन्स के अंदर का इंटरेक्शन। सो एक आपका आएगा इंट्राजेनिक और एक आपका रहेगा इंटरजेनिक। तो इंटरजेनिक में भी ये अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा हर एक एग्जांपल लेके। तो एग्जांपल आपका प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स, एपिस्टासिस, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। अब मैंने प्लियोट्रॉपी का अलग से वीडियो, पॉलीजीनिक जेनेटिक इनहेरिटेंस का अलग से वीडियो, एपिस्टासिस का अलग से वीडियो, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सबका मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। अब हम स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो फटाफट हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो नाम से जैसे मेंडल ने बोला, राइट, कि एक प्लांट आपका रहेगा टॉल, एक प्लांट रहेगा डॉफ, और जब दोनों ही को आप क्रॉस करोगे तो आपको जो प्लांट मिलेगा वो रहेगा टॉल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? ये हमको देखने मिलता है मिराबिलिस जलापा में, जिसको हम ये भी बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। इसमें क्या होता है कि अगर आपका रेड कलर जो प्लांट है उसको आप क्रॉस कर रहे हो विद द व्हाइट कलर प्लांट, तो जो ऑफस्प्रिंग है आप बोलोगे क्या मिलना चाहिए, रेड कलर, लेकिन मिलता क्या है, पिंक। अंडरस्टूड? तो ये पिंक कलर देखने से मालूम पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? ये रेड कलर का आपका प्लांट था और ये आपका व्हाइट कलर का प्लांट था, जब इन दोनों को क्रॉस किया तो मुझे मिला पिंक कलर का प्लांट। तो रेड एंड व्हाइट, आई गॉट दी पिंक। जब पिंक को क्रॉस किया तो मुझे क्या मिला, पिंक को क्रॉस करके चलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या मिलेगा, एक प्योर रेड, एक पिंक, और एक पिंक, और एक व्हाइट। तो रेशो मुझे क्या मिलता है, 1:2:1, 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो आपको ये चीज मिलता है। क्लियर है ये चीज? आई होप इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये मेंडल के लॉ को तो फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि पार्शियल एक्सप्रेस हुआ, राइट? देखने में मालूम पड़ता है कि भाई रेड बहुत डोमिनेंट है लेकिन व्हाइट कंप्लीटली रिसेसिव नहीं है। सो यहाँ पे वन जीन पूरी तरह से दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर पा रहे, राइट? तो एक पैर को मैं डोमिनेंट नहीं बोल सकता, दूसरे पैर को रिसेसिव नहीं बोल सकता, और ये तो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्रेस मतलब फॉलो ही नहीं करता है। अंडरस्टूड? सो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वर्ड को याद रखना, मैंने एग्जाम में को डोमिनेंस की जगह पे इनकम्प्लीट लिखा था, इनकम्प्लीट की जगह पे को डोमिनेंस, फुल कॉन्फिडेंस से लिख के आया था क्योंकि चीजें क्लियर नहीं थी। तो आई होप अभी आपको तो चीजें क्लियर रहेगी, है ना? देन सो देख सकते हो आप इसको यहाँ पे, ओके। सो नाम से क्लियर होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। सेकंड की बात करेंगे, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब क्या, इक्वली एक्सप्रेस होता है चीजें, राइट? इन कोडोमिनेंस बोथ ऑफ द जीन्स एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस इक्वली इन द हाइब्रिड्स, राइट? जैसे कोट कलर हो गया कैटल में, है ना? जैसे एक आपका हो गया रेड कोट,
एक हो गया आपका व्हाइट कोट। अब रेड कोट को आपने व्हाइट कोट से किया तो F1 हाइब्रिड जो थे दोनों आपको कलर देखने मिलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये है व्हाइट काउ और ये रेड, राइट। अब इन दोनों को क्रॉस किया तो मुझे मिला, मतलब रेड भी एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो रेड और व्हाइट यहाँ पे, और आप देखोगे यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिया है, राइट, हमने डब्ल्यू लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है, तो इसका भी, इसको भी भाव मिलेगा, इसको भी भाव मिलेगा। क्लियर है ये? अंडरस्टूड। सो यहाँ पे भी आपको फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है, 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है, 1:2:1। क्लियर। तो अब आप देखोगे इनकम्प्लीट और जो कोडोमिनेंट है दोनों का रेशियो सेम है, बोथ पीआर एंड जीआर, फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन चीज याद रखना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब वो कंप्लीट डोमिनेंट नहीं हो पाया, जबकि कोडोमिनेंस मतलब क्या, दोनों ही डोमिनेट होते हैं, तू भी डोमिनेट हो, मैं भी डोमिनेट हो, ठीक है, हम दोनों कोऑपरेट करके रखेंगे। मल्टीपल, जब एक जीन्स के एक से ज्यादा आपके फॉर्म है, जैसे सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा या तो टॉल या तो डॉफ, है ना। लेकिन when more than two alternative forms of alleles in a gene in a population occupying the same locus में ही आपको बहुत सारे आपको मिलेंगे, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। अब बोलोगे इसका मतलब समझा नहीं, राइट। ये होता किससे, नेचुरल जो जीन होता है उसको वाइल्ड जीन बोलते हैं, उससे ही होता है, वो बहुत म्यूटेट होके होता है। जैसे मैं अगर स्किन कलर की बात करूँ, बराबर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा ब्लड ग्रुप, राइट। तो ब्लड ग्रुप ऐसा होता है क्या, सिर्फ ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, नहीं ना, हमारे ए है, बी है, ए बी है और ओ भी है। तो ब्लड ग्रुप में कितने सारे, तो यहाँ पे एक कोई कैरेक्टर का मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा है, बहुत सारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे एक आपका जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल वो लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई आपका होता है इंसेक्ट का, इसको आप देखोगे तो इसके पास विंग्स में बहुत सारे, एक आपका है साइज ऑफ द विंग्स फ्रॉम द नॉर्मल विंग्स। अभी जैसे एक सिंपल सा आप देखो, एक होता है आपका नॉर्मल विंग, उनको देखने मिलता है, ये फर्स्ट में आपका डायग्राम है, फर्स्ट में आप देखो नॉर्मल विंग्स है, ठीक है। देन सेकंड में कैसा है, ये अलग थोड़ा विंग्स है, इसको बोलते हैं निकेड विंग्स, इस तरह के विंग्स को बोलते हैं निकेड विंग्स, ठीक है। उसके बाद आपका नॉच्ड विंग्स, यू कैन सी, ये आपका नॉच्ड विंग्स है। फिर उसके बाद आपका स्ट्रैप विंग्स डी में, और आपका वेस्टिजल मतलब विंग्स है ही नहीं, राइट। तो जो नॉर्मल विंग है इसको बोलेंगे वाइल्ड टाइप, मैंने बोला ना, जो आपका एक्सप्रेस होता है उसको बोलेंगे वाइल्ड टाइप, और जो नहीं होता है जैसे ये वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे, रिसेसिव। सो यहाँ पे कहने का मतलब समझा, मल्टीपल मतलब क्या, यहाँ पे खाली विंग, विंग के कैरेक्टर के लिए आप बोलोगे कि कितने सारे, नॉर्मल हो सकते हैं, निक्ट हो सकते हैं, नॉस्ट हो सकते हैं, स्ट्रैप हो सकते हैं, वेस्टिजल, तो ये म्यूटेशन हुआ है एक जीन का, राइट। जो मेन जीन होता है उसका क्या हुआ, म्यूटेशन आपका हुआ, तो बहुत सारे कैरेक्टर देखने मिलेंगे, इसके लिए हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स, जैसे जो जीन आई होता है वो एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है, उसके 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई मतलब रिसेसिव, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आई ए ये होमोजाइगस ब्लड ग्रुप है, हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप है, होमोजाइगस ब्लड ग्रुप बी, हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप बी, तो दोनों चीज हो सकता है, दोनों दिखे तो ए बी, और दोनों ही नहीं दिखे जैसे ओ, बराबर। क्लियर, मतलब समझो, जैसे कि आपका ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, राइट, इसमें आपका ब्लड है, तो ब्लड के ऊपर एंटीजन एक होता है जो हम आगे देखेंगे, एंटीजन मतलब ए ब्लड ग्रुप एक होगा जिसके ऊपर एंटीजन बी है, तो किसी का बी ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर बी एंटीजन है, जैसे मेरे बॉडी के अंदर आएगा, मेरा मेरा बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, समझ में आ रहा है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं किसी और के अंदर ये ब्लड जाता है जिसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है, तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगा, बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन मे भी ए ब्लड ग्रुप हो और सामने वाला भी ए ब्लड ग्रुप है, तो कोई एंटीबॉडी नहीं, हम हमारा ही है, तो चलेगा। फिर ओ भी एक्सेप्टेंस हो जाता है कि ओ के पास कोई टोपी है ही नहीं, ना ए है ना बी है, तो प्योर ब्लड है तो जा सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे। देन प्लियोट्रोपी की बात करेंगे, ओके। सो प्लियोट्रोपी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि क्या, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन, और उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्लियोट्रोपी या फिर प्लियोट्रोपिज्म। एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, राइट, सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आपका आपका जो हीमोग्लोबिन है, हम जितने भी लोग हैं हम सबका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो एच बी ए, ठीक है ना, ये डोमिनेंट है बोल के। अब आपका एक ही जीन आप देखोगे कितने, एक एक मिलेगा नॉर्मल, एक मिलेगा कैरियर,
बराबर, ये हो गया कैरियर, ये हो गया नॉर्मल। और फिर एक आता है एच बी एस, ये लीथल होता है, डेथ होता है। तो कहने के लिए बोलूंगा एक जीन कितने सारे कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल है, वो नॉर्मल भी दे सकता है, कैरियर भी दे सकता है, और डेथ वाला भी दे सकता है। तो जहां पे नॉर्मली हमको रेशियो मिलता है 3:1, वहां पे हमको रेशियो क्या मिल रहा है, खाली 1:2, बिकॉज तीसरा तो देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि आपका नॉर्मल ब्लड है, राइट, आराम से आपके आरबीसी मस्त फॉर्म में आपके जा रहे हैं, राइट। अभी हीमोग्लोबिन में कुछ म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन डिटेल में जानना है, मैंने वीडियो अपलोड किया है पूरा, कहाँ पे एमआरएनए में कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट, पॉइंट म्यूटेशन है, किस तरह से आपका चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो सब आपको डिटेल में बताया। सिर्फ इतना याद रखो, पॉइंट म्यूटेशन है 6th बीटा चेन के 6th अमाइनो एसिड में आपका चेंजेस होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो ऐसा बन जाता है, ठीक है, म्यूटेटेड सिकल शेप। तो हो रहा क्या है, जैसे हम हमारे बॉडी में कौन सा है, एच बी ए, लेकिन पॉइंट म्यूटेशन हुआ, और एच बी ए डोमिनेंट है, रिसेसिव है। और कभी भी कैरियर, जैसे मैं आपका एग्जाम्पल अभी पढ़ा था हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ दिखेगा टॉल लेकिन स्मॉल टी भी रहेगा, तो ऐसे ही आपका एच बी ए है और आपका एच बी एस है, लेकिन ये कैरियर है और इसके अंदर डिजीज दिखता है, नॉर्मली दिखता नहीं है, राइट, कैरियर्स में, लेकिन इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इसमें डिजीज दिखता है। तो जो आपका आरबीसी ऐसे शेप में था वो कैसे हो जाता है, ऐसे। अब बोलोगे इससे प्रॉब्लम क्या होगा, ये आपका ब्लड स्ट्रीम है, अभी ऐसा है, दूसरा यहाँ पे आके अटक गया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा ना। तो हीमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन से जीन से होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल शेप, मून शेप बन जाता है, ऐसे क्रिसेंट मून शेप। सो डिजीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय द जीन एच बी एस। नॉर्मल और हेल्दी जीन जो होता है एच बी ए होता है, डोमिनेंट होता है। कैरियर जो आपको ऐसे मिलते हैं, जिसमें जो आपके माइल्ड एनेमिक होते हैं क्योंकि उनके आरबीसी सिकल शेप होते हैं, राइट, क्योंकि उनके ऑक्सीजन डेफिशिएंसी उनको होता है, बिकॉज अब देखोगे यहाँ पे एच बी एस है तो कैरियर है, तो ये इनका शेप कम है, राइट। लेकिन भगवान ने उनको अगर ये चीज़ दिया तो एक चीज़ थोड़ा सा उनका अच्छा भी है, अच्छा मतलब इतना अच्छा नहीं है, बट है कि इनको मलेरिया नहीं होगा, बिकॉज मलेरिया के जो प्रोटोजोन को रहने के लिए ना अच्छा खासा 1 BHK के चाहिए, मतलब इतना अपना आरबीसी, इधर वो रह नहीं सकता है, जगह कम है, तो इनको कभी दे आर रेजिस्टेंट टू द मलेरिया, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है, इफ आप अगर आप वीडियोस को धीरे धीरे ब्रेक करके देखोगे, जो इसके पहले दिया है वन शॉट को नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जितना आपको चाहिए बेसिक आपको समझना है तो ये वन शॉट इज बेस्ट समझने के लिए, ठीक है। दोनों चीज के डाल रखा है, बराबर डिटेल में पढ़ना है पढ़ा देंगे, फटाक से पढ़ना है तो भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हाफ मून शेप्ड ओनली अंडर द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो जो होमोजाइगोट एचबीएस होते हैं वो डाय, बिकॉज एचबीएस तो रहेगा ही नहीं, इसके लिए इंस्टेड ऑफ 3:1 यू गेट 2:1। एक सिंपल अभी समझते हैं। तो ये तो क्लियर हो ना कि जो एचबीएस रहेगा, कैरियर रहेगा, उसको ये प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे क्लॉटिंग आप देख सकते हो रुक जाएगा, बॉडी में दिक्कत होगा, ठीक है। अब अगर दो कैरियर के बीच में शादी होती है ना, दो कैरियर के बीच में अगर शादी होती है, तो अगर आपको ये एरो समझता नहीं तो हम लोग अपना नॉर्मल वे करते हैं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताता हूँ। एच बी एस, एच बी एस, इन दोनों की शादी हुई, क्या मिलता है देखते हैं। दो नॉर्मल मिलेंगे, मतलब सॉरी एक नॉर्मल मिलेगा चांस, एक आपको मिलेगा कैरियर और एक मिलेगा कैरियर, फिर एक का डेथ, ठीक है, ये हो सकता है। और ऐसा नहीं कि पहला बच्चा नॉर्मल है, दूसरे दो बच्चे को कैरियर होंगे तो चौथा बच्चा आपका डेथ, ऐसा नहीं है, राइट, ये प्रोबेबिलिटी है। तो वन नॉर्मल, दो कैरियर, वन डाइस। तो अगर दो सिकल सेल एनीमिक दो कैरियर की शादी होती है तो रेशो आता है 1:2:1, लेकिन एक्चुअल में लास्ट में होता है 1:2, बिकॉज ये तो मर जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। सो आई होप इतना क्लियर हुआ।